हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन। आज मैं सभी डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन के जो एचआई के स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर के, उनके पेपर नंबर 6 को आज मैं आप लोगों को करवाऊंगी, जिसमें आपका जो पेपर का नाम रहेगा वो है करिकुलर स्ट्रैटेजीज एंड एडेप्टेशन फॉर चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। इसके मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोगों को करवाऊंगी, जो कि लास्ट 5-6 ईयर से आप लोगों को बार बार पूछे जा रहे हैं। तो कुछ हमारे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो आप लोग देख भी सकते हैं स्क्रीन पर कि राइट द 4 प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि इसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी रहेंगे और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो आप लोगों को हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों में ही मैं आपको क्वेश्चंस को करवाऊँगी और उनको सॉल्व भी करेंगे। सो राइट द प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम, यानी कि जो भी पाठ्यक्रम के 4 सिद्धांत रहेंगे उनको आपको लिखना रहेगा। एंड सेकंड है राइट द डेफिनेशन अबाउट करिकुलम एंड को करिकुलम। पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम जो क्रियाएं हैं उसकी क्या परिभाषा है उसको आपको लिखना रहेगा। एंड इसके बाद में नेक्स्ट है व्हाट इज़ इवैल्यूएशन, पाठ्यक्रम मूल्यांकन क्या है। एंड राइट देयर स्कोप ऑफ इवैल्यूएशन, की मूल्यांकन का क्या कार्य क्षेत्र है उसको लिखें। राइट द 2 टाइप्स ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम के 2 प्रकार कौन कौन से हैं उनको लिखना है। एक्सप्लेन द करिकुलर एक्टिविटीज़ सेंस ट्रेनिंग, फिजिकल एजुकेशन एंड आर्ट एंड क्राफ्ट। अब ये जो भी आपको को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इंद्रिय हम लोग कहते हैं, सेंस ट्रेनिंग को शारीरिक शिक्षा, और आर्ट एंड क्राफ्ट हम लोग कहते हैं कला, उसको एक्सप्लेन करना है। जैसे आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पर कि हिंदी में भी साथ के साथ ट्रांसलेशन इसका दिया गया है। जो आपको मैं पीडीएफ शेयर कर रही हूँ स्क्रीन पर, वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूँगी, तो प्लीज़ आप वहाँ से जा कर के ले सकते हैं। एंड 6th क्वेश्चन है आपका कि डिस्क्राइब द एनी 3 प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलर एडेप्टेशन, कि पाठ्यक्रम हम लोग कह सकते हैं अनुकूलन के किन्हीं 3 सिद्धांत हैं उनको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द नीड्स ऑफ यूडीएल। यूडीएल जैसे मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि फुल फॉर्म क्या रहेगी, यूनिवर्सल UNIVERSAR, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। तो वैश्विक हम लोग कह सकते सीखने के लिए वैश्विक ढांचा है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या आवश्यकता है, उनको लिखना है। एंड एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेजेस एज पर NEP 2020, यानी कि NEP हम लोग कहते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग भाषा की क्या इम्पॉर्टेंस है उसको लिखना है। एंड नेक्स्ट है डिस्क्राइब द करिकुलर नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, की श्रवण क्षति वाले जो बच्चे हैं उनकी क्या पाठ्यक्रम आवश्यकताएं रहती है उसको एक्सप्लेन करना है। एंड 10th जो क्वेश्चन है दैट इज़ राइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म, कि शैक्षिक द्विभाषावाद क्या है, उसकी क्या महत्वता है उसको लिखना है। तो आप लोग हिंदी में भी इसका ट्रांसलेशन देख रहे हैं। जितने भी 10 क्वेश्चंस थे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, सभी स्टूडेंट्स को मैं क्लास के ड्यूरिंग बता दूं कि जितने भी क्वेश्चंस हैं प्लीज़ इनके लिए आप लिमिटेड ना रहें। इसके अलावा भी जो क्वेश्चंस आप लोगों के या जो भी आपकी यूनिट्स हैं उनको आप कवर करके जाएँ, सो दैट आप पूरा पेपर कर पाएँ। समटाइम ऐसे होता है कि हो सकता है कि जितने मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए उसमें से आपको सारे के सारे ना आए, तो बच्चे लिमिटेड हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप लिमिटेड ना रहें, अपने बाकी कंटेंट को भी आप लोग जो सिलेबस है उसको कवर करके जाएं। चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन क्वेश्चंस का, अदरवाइज़ मैं आप लोगों को ये टेलीग्राम चैनल पर इसको शेयर कर दूँगी। लॉन्ग क्वेश्चंस हैं हमारे, जो लंबे हमारे क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें हमारा जो फर्स्ट आ रहा है कि एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ करिकुलम प्लानिंग, जो भी पाठ्यक्रम योजना है उसके क्या चरण हैं उसको आपने लिखना है। राइट द नीड्स ऑफ करिकुलम एडेप्टेशन एंड प्री स्कूल लेवल, हम लोग कहते हैं प्री स्कूल का मतलब होता है कि पूर्व स्कूल लेवल में कि पाठ्यक्रम अनुकूलन की क्या आवश्यकता है उसको लिखिए। राइट द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन,
आपको डिफरेंस को लिखना है, रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन के बीच में जो भेद है उसको आपने लिखना है। जैसे आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पर कि नीचे आपको हिंदी में भी ट्रांसलेशन दिया गया है। एंड इसके बाद में है एक्सप्लेन द रोल ऑफ मदर्स इन एजुकेशन ऑफ यंग चिल्ड्रन विद HI, यानी कि जो HI से ग्रसित बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनकी शिक्षा में माताओं की क्या भूमिका है, मदर्स का क्या रोल है, उसको लिखना है। एंड नेक्स्ट है कि डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस एंड फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग फॉर डेफ, कि जो भी बधिर हैं उनके लिए शास्त्रीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं के महत्व क्या है सीखने का, उसका आपने लिखना है, उसको लिखना है। एंड नेक्स्ट है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ UDL। अगेन आई रिपीट कि UDL मतलब यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, उसके कौन कौन से सिद्धांत हैं। मैंने इसके जैसे मैंने लिखे हुए हैं कि 3 सिद्धांत हैं जिनको आपको एक्सप्लेन करना रहता है। जब भी प्रिंसिपल्स आए लिखने के तो ये 3 सिद्धांतों को एक्सप्लेन करेंगे, जो मैं आप लोगों को इसी वीडियो में आगे बताऊंगी भी। एंड नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ करिकुलम नीड बेस्ड एंड स्किल बेस्ड, यानी कि जो पाठ्यक्रम है उसके प्रकारों में जो आवश्यकता पर आधारित और कौशल आधारित पाठ्यक्रम को आपने लिखना रहेगा, उसका वर्णन करना है। तो आप अब हम लोग इसके आंसर्स देखेंगे कि क्या इसके आंसर्स हैं। फर्स्ट जैसे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया है कि फर्स्ट में क्या था, राइट द प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम, यानी कि 4 प्रिंसिपल्स हैं पाठ्यक्रम के जिनको आज हम करेंगे। फर्स्ट है हमारा बाल केंद्रितता का सिद्धांत। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम के हैं और कुछ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी हैं, तो अभी इसमें मैंने जितना भी आप लोगों को आंसर बताऊंगी हिंदी में रहेंगे, लेकिन जो पॉइंट्स है आई विल ट्राई कि मैं आपको इंग्लिश में उसको ज़रूर बताऊं, सो दैट इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको भी हेल्प मिले। और आपको नोट्स ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे भेज दिए गए हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। बाल केंद्रितता के सिद्धांत हम लोग कहते हैं इंग्लिश में चाइल्ड सेंटर्ड, CENTERED सेंटर्ड प्रिंसिपल। अब इसमें क्या बोला गया है कि पाठ्यक्रम निर्माण के आधुनिक दृष्टिकोण में क्या है कि बच्चों को महत्व दिया जाना चाहिए, कि जब भी हम पाठ्यक्रम को तैयार करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट है वो उसको सेंटर माना जाना चाहिए, वो उस पर आधारित होना चाहिए पाठ्यक्रम। और इसमें बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के केंद्र में बच्चों को केंद्र बना करके रख करके उसको विकसित किया जाना चाहिए। शिक्षकों को भी अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा अगर केंद्रित है और लोकतांत्रिक पाठ्यक्रम लाना चाहिए, यानी कि जो भी हम एजुकेशन बच्चों के लिए तैयार करेंगे वो क्या होगा, उसके जो भी एक्टिविटीज़ को सेलेक्ट करेंगे उसमें जो हमारा बेस है वो कौन रहेगा, स्टूडेंट रहता है। बच्चे को आधार मानते हैं, बच्चे की क्या नीड है, बच्चे की क्या एज है, बच्चे का हम लोग कह सकते हैं कि लेवल क्या है, इंटरेस्ट क्या है, सब चीज़ें हम लोग बच्चे को ध्यान में रखते हुए, जैसे यहाँ दिया भी हुआ है, बच्चे का इंटरेस्ट है, एप्टीट्यूड है, एबिलिटीज़ है, नीड है, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। देन हम बच्चे के लिए क्या करते हैं, पाठ्यक्रम को तैयार करते हैं। एंड सेकंड है फ्लैक्सिबिलिटी। अब लचीलेपन का सिद्धांत है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ PRINCIP, प्रिंसिपल ऑफ फ्लैक्सिबिलिटी, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए, कि मतलब हमारा जो पाठ्यक्रम रहेगा वो रिजिड नहीं होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए। अभी जैसे फर्स्ट लाइन में ही दिया गया है कि पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए, उसकी बजाय कैसा होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, सो दैट अगर हम चाहें चेंजेस लाने के तो उसमें हम टाइम टू टाइम चेंजेस भी ला सकें। एंड सेकेंड में क्या बोला कि पाठ्यक्रम का संगठन व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर होना चाहिए, यानी कि क्लासरूम में अगर मेरे पास में 30 स्टूडेंट्स हैं तो हर 30 स्टूडेंट्स का लेवल अलग अलग है, उनका इंटरेस्ट अलग अलग रहेगा, तो उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, बच्चे के लिए पाठ्यक्रम को तैयार करना है। एंड नेक्स्ट है कि इसके अलावा समाज की परिस्थितियाँ बदलती रहती है, इसलिए पाठ्यक्रम इतना लचीला होना चाहिए कि वो समाज की आवश्यकता, यानी कि जो भी अगर हम एनवायरनमेंट
एनवायरनमेंट की बात करते हैं, सोशल हम लोग एनवायरनमेंट की बात करते हैं, कम्युनिटी की, तो नीड जो है वो वेरी करती जाती है। आज कुछ है, कल को कुछ और रहेगी कम्युनिटी की नीड। तो इसके लिए क्या चाहिए, हमारा जो पाठ्यक्रम है वो रिजिड ना हो, कठोर ना हो, बल्कि इतना लचीला होना चाहिए कि समाज की जो भी आवश्यकताएं, जो भी हम लोग कह सकते हैं कि वक्त के अकॉर्डिंग चेंज होती जाती हैं, उनको फुलफ़िल किया जा सके। एंड इसके बाद में हम लोग बात करते हैं एकीकरण का सिद्धांत, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं हम, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन इंग्लिश में, कि एकीकरण का सिद्धांत मतलब कि बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षा के अगर हम लोग बात करते हैं विशेषण में, तो पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों को शामिल किया जाए। इंटीग्रेशन मतलब एकीकरण, मतलब हम ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, इसमें हमारा क्या है, इतिहास है, हिस्ट्री भी हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस भी हो सकता है, भूगोल हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफी का भी हो सकता है। तो ये सबको एकीकरण, ये तो नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में हमने एग्जाम्पल लिया, लेकिन यही अगर हम स्पेशल बच्चों की बात करते हैं तो विशेष बच्चों के लिए जो पाठ्यक्रम को हम तैयार करेंगे, तो उसमें भी क्या होता है कि बच्चे के लिए पर्सनल भी होगा, व्यक्तिगत, सोशल भी हो सकता है कि सोशल एक्टिविटीज़ को ले रहे हैं हम लोग, योगा भी ले सकते हैं हम लोग, डांस एक्टिविटीज़ को भी ले सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से हम लोग सभी सब्जेक्ट के विषयों को पढ़ाएंगे। तो ये आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, जैसे ये अभी ये इंग्लिश में देख सकते हैं। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ साथ में बाइलिंगुअल मैंने आप लोगों के लिए क्लास लूँगी, जिसमें सबकी नीड को फुलफ़िल किया जा सके, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के भी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के भी। अब इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ कि राइट द डेफिनेशन अबाउट करिकुलम एंड को करिकुलम, यानी कि पाठ्यक्रम की जो गतिविधियाँ, अब गतिविधियों की बात कर रहे हैं तो हमारी कौन कौन सी होती है। एक तो करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है जो हमारे क्या होती है, पढ़ाई लिखाई से संबंधित होती है, पढ़ाई लिखाई से संबंधित होती है। और को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है जो प्ले एक्टिविटीज़ होती है, खेल कूद वाली एक्टिविटीज़ होती हैं, जो हम लोग कह सकते हैं कि क्लास के बाहर करवाई जा सकती है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं कि पाठ्यक्रमों को शामिल करने के लिए गतिविधियों में, जैसे पाठ्यचर्या या शैक्षणिक गतिविधियों को कहा जाता है, जो पाठ्यक्रम संबंधी हम लोग कह सकते हैं एक्टिविटीज़ होती हैं। और सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि कक्षा के अंदर प्रयोगशाला, लेबोरेटरी हम बोल सकते हैं, कार्यशाला या पुस्तकालय में की जाने वाली एक्टिविटीज़ को क्या कहा जा सकता है, पाठ्यक्रम संबंधी एक्टिविटीज़ या गतिविधियाँ। जिसे आपके क्वेश्चन में भी क्या पूछा गया है कि करिकुलम एक्टिविटीज़ कौन सी है, तो करिकुलम एक्टिविटीज़ को अगर हम लोग बात करते हैं तो कौन सी एक्टिविटी, पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों को कहा जाता है, तो जिसमें जो कि कक्षा के अंदर होती है या लैब में होती है या हम लोग कह सकते हैं लाइब्रेरी में जो भी एक्टिविटीज़ करवाई जाती है जो पाठ्यक्रम से संबंधित होती है। अब इसके बाद में हमारे सब पाठ्यक्रम गतिविधियों में अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि वो गतिविधियां जो हम लोग कह सकते हैं कि कक्षा की स्थिति के बाहर यानी क्लासरूम के बाहर जो भी ऑर्गेनाइज करते हैं हम एक्टिविटीज़ को, जिसमें हम लोग कह सकते हैं खेल कूद संबंधी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, स्क्रीन पे दिया, अगर आप चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सिंपल सी चीज़ें हैं कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ लेसन्स भी आपने पढ़ाया होगा बच्चों को, जो हम लोग बच्चों को क्या है कक्ष के बाहर एक्टिविटीज़ को करवाते हैं। चाहे हम बच्चों को कोई खेल कूद वाली एक्टिविटी करवा रहे हैं, वो है डांस है, या फिर हम लोग बच्चे को फील्ड ट्रिप पे लेकर के जा रहे हैं, वो सारी हमारी क्या है को करिकुलर एक्टिविटीज़ यानी सब पाठ्यक्रम गतिविधियां हमारे इसके अंतर्गत आती हैं। ये इंग्लिश में आपको दिया गया है करिकुलर एक्टिविटीज़, एंड इसके बाद में को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी आप देख सकते हैं इंग्लिश में दिया गया है। जैसे आप देख भी रहे हैं कि ब्रॉडली स्पीकिंग
Co-curricular activities are those activities which are organized outside the classroom situation, यानी क्लासरूम की सिचुएशन से बाहर जो ऑर्गेनाइज की जाती हैं वो सारी एक्टिविटीज़ क्या हैं, हमारी को-करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं। एंड इसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दैट इज़ कि what is evaluation and write their scope of evaluation। write the scope of evaluation मतलब कि मूल्यांकन क्या है, और हम लोग कह सकते हैं मूल्यांकन के क्या स्कोप है, का दायरा क्या है उसका, उसको हम लोग कहेंगे। मूल्यांकन की अगर हम बात करते हैं कि मूल्यांकन क्या है, सीखने, निर्णय लेने और कार्रवाई को सूचित करने के लिए क्या है, हम लोग डेटा, यानी कि ये क्या है, सिंपल से जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए डेटा गैदरिंग प्रोसेस है। डेटा गैदरिंग प्रोसेस है जिसके माध्यम से क्या है, बच्चे के इवैल्यूएशन, मूल्यांकन किया जा सकता है, सही से डिसीज़न लिया जा सकता है कि बच्चे ने कितना सीखा और कितना नहीं सीखा। अगर बच्चे ने ज़्यादा नहीं सीख पाया है तो जो टीचिंग स्ट्रैटेजीज है, पढ़ाने का तरीका है, उसमें बदलाव लाया जा सकता है, TLM में बदलाव लाया जा सकता है। अब इसमें सिंपल सा बताया गया है कि ये क्या है, डेटा गैदरिंग प्रोसेस है, यानी कि डेटा कलेक्ट करने का, हम लोग इकट्ठा करने का एक हम लोग प्रक्रिया कह सकते हैं, जिसके माध्यम से क्या किया जा सकता है कि जो भी एकत्रित डाटा होता है उसका विश्लेषण किया जाता है और प्रॉपर एक डिसीजन लिया जाता है। एंड इसके बाद में है कि मूल्यांकन के दायरे कौन कौन से, स्कोप क्या है, मूल्यांकन के दायरे कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट आप लोग देखेंगे कि शिक्षा प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न व्यक्तियों और विशेषकर छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, प्रशासकों और समाज के लिए मूल्यांकन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि जो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टाफ है, उन सब के लिए हम लोग कह सकते हैं कि इवैल्यूएशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम छात्रों का इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करते हैं, देन हमें पता चलता है कि हम कितने इफ़ेक्टिव वे में बच्चों को या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको सर्विसेज दे पा रहे हैं। क्लास का टीचर है वो जान सकता है कि वो कितना इफ़ेक्टिव वे में बच्चों को पढ़ा रहा है। तो इसका बेनिफिट सबके लिए ही होता है, बच्चों के लिए भी है, पेरेंट्स के लिए भी है और टीचर्स के लिए भी और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के लिए भी है। नेक्स्ट है कि मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों को उनकी शैक्षणिक प्रगति के बारे में पता चलता रहता है। अब स्टूडेंट के लिए क्या है कि कितना उन्होंने प्रोग्रेस किया। जब हम मार्क्स देते हैं, हमने इवैल्यूएट किया कि बच्चे ने जब स्टार्टिंग में एनरोल हुआ था तो उसका जो हम लोग कह सकते हैं कि प्रोग्रेस का जो लेवल था वो कितना था, उसका 20% था। लेकिन जब वो उसने पढ़ाई किया, उसके बाद में जब उसके एग्ज़ाम लिया गया, देन उसका कितना हुआ, हो सकता है कि उसका 80% अचीव किया, 80% मार्क्स आए। तो उससे क्लियर होता है कि बच्चे की क्या प्रोग्रेस है। उससे उसमें क्या होता है, अगर बच्चे ने अच्छे मार्क्स गेन किए, अचीव किए हैं, तो मोटिवेशन मिलेगा, आत्मसंतुष्टि हम कहते हैं कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आगे बढ़ने के लिए भी क्या होगा, उसको कहीं ना कहीं क्या साहस उसमें उत्पन्न होगा। अब शिक्षकों के लिए भी, ये तो स्टूडेंट का बोला, शिक्षकों के लिए भी इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि टीचिंग मेथड में हम लोग कह सकते हैं कि टीचर सुधार ला सकता है कि जब देखा टीचर ने कि क्लास में बच्चों को पढ़ाया और रिज़ल्ट सही नहीं रहा तो कहाँ कहाँ कमियाँ पाई गई, वो कहीं ना कहीं एनालिसिस करता है, उसका विश्लेषण करता है और उन गलतियों में सुधार करके वो शिक्षण में भी सुधार करता है। अब नेक्स्ट है कि मूल्यांकन के माध्यम से शिक्षक पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति, पाठ योजना और शिक्षण सामग्री इत्यादि को भी प्रभावशीलता को जानते हैं कि अब इसमें क्या क्या हम लोग कह सकते हैं कि चेंजेस लाने की, कि लेसन प्लान हमने तैयार किया है या फिर जो टीचिंग मेथड है या TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल है जिसको शिक्षण सामग्री कहते हैं, उसमें कितना वो इफ़ेक्टिव वे में काम कर पा रहा है जो भी हमने तैयार किया है। अगर नहीं कर पा रहा है तो हम टाइम टू टाइम क्या करते हैं, उसमें संशोधन करते हैं। एंड इसके बाद में मूल्यांकन की सहायता से क्या करते हैं, जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी इंटरेस्ट को, उनकी योग्यताएं हम कहते हैं एबिलिटीज़ को, एंड क्षमताएं, और उसके बाद में व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी कैसी है, स्ट्रेंथ क्या है या कमियों को हम बोलते हैं कि वीकनेसेस क्या क्या हैं बच्चे की, उन सब की पहचान करते हैं और एप्रोप्रिएट गाइडेंस देते हैं, उचित मार्गदर्शन भी करते हैं। एंड नेक्स्ट है कि मूल्यांकन शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने में भी क्या रहता है, सहायक होता है।
उचित शैक्षिक निर्णय लेने में भी मूल्यांकन का महत्वपूर्ण रोल है। इस तरह से कुछ और हमारे जो स्कोप है इसका, तो वो सब हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट में जैसे मूल्यांकन के माध्यम से शिक्षाविद, अब जो भी एजुकेशन के एरिया में एक्सपर्ट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, टीचर है या अभिभावक है, वो जान सकते हैं कि किस लेवल तक जो है बच्चों ने जो भी सीखने के उद्देश्य हैं उनको प्राप्त किया है। मूल्यांकन अनुदेश के उद्देश्यों को स्पष्ट करता है और पढ़ाई के लिए भी क्या करता है, छात्रों को मोटिवेट करता है। और इसके साथ ही साथ हम लोग कह सकते हैं देयर आर सो मेनी ऑफ स्कोप्स, जिसमें है कि मूल्यांकन कक्षा शिक्षण में भी सुधार लाता है, कि टीचिंग हम लोग कह सकते हैं प्रोसेस में भी वो क्या करता है, सुधार लाता है। उसके माध्यम से सुधार मिलता है, शिक्षक अपनी कमी का पता चलता है शिक्षक को, और वो अपने शिक्षण को और अधिक व्यवस्थित बनाता है। तो ये इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। जैसे इवैल्यूएशन इंग्लिश में कि सिस्टमैटिक एंड इंटेंशनल प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड एनालाइजिंग डाटा, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, टू इन्फॉर्म लर्निंग, डिसीजन एंड मेकिंग एंड एक्शन। तो ये हमारा मूल्यांकन क्या परिभाषा है और स्कोप है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये स्कोप थे इसके जो डिफरेंट टाइप्स के हैं। इसी तरह से हम लोग आगे के क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। एंड नेक्स्ट है हमारा कि राइट द 2 टाइप्स ऑफ करिकुलम, की पाठ्यक्रम के 2 प्रकार, पाठ्यक्रम के 2 प्रकारों को लिखना है। आपके मैंने सेपरेट वीडियोस भी बनाई हैं, तो आप चाहें तो वहाँ से भी ले सकते हैं। अब फर्स्ट है हमारा क्या है कि चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम है, जिसमें छात्र के हम लोग कह सकते हैं कि सेंटर बना करके उसकी एबिलिटीज़ हैं या सीखने की जो भी स्ट्रैटेजीज़ हैं, स्टाइल है, उसको महत्व दिया जाता है। क्योंकि हर बच्चा क्या है अलग अलग स्टाइल से सीखता है, किसी के भी सीखने का एक तरीका नहीं है, कोई देख करके, कोई सुन करके, कोई लिख करके, तो अलग अलग वे में सीखता है। तो बच्चे को सेंटर बनाया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे के लिए पाठ्यक्रम को तैयार किया जाता है। एंड नेक्स्ट है एक्टिविटी सेंटर्ड, गतिविधि को हम लोग कहते हैं एक्टिविटी सेंटर। फर्स्ट में क्या किसको आधार माना गया कि जो बच्चा था उसको, लेकिन अब इसमें किसको माना गया है, एक्टिविटी यानी गतिविधि को। गतिविधि केंद्र में हम लोग बात करते हैं केंद्रित पाठ्यक्रम में, कि पाठ्यक्रम विकास में सर्वोत्तम प्रथाओं में अनुसरण करता है, यानी कि इसमें जो भी सीखने की प्रक्रिया है उसमें आकर्षक गतिविधियाँ शामिल होती हैं। इसमें जो हमारा सेंटर पॉइंट है, केंद्रित बिंदु है, वो कौन सा है, हमारे गतिविधियाँ हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ को हम लोग इन्वॉल्व करते हैं पाठ्यक्रम में, जिससे बच्चों में सीखने का इंटरेस्ट को डेवलप किया जा सके, और या फिर हम लोग कह सकते हैं बच्चे को मोटिवेशन को प्रोवाइड किया जा सके। जिसमें इसका एग्जाम्पल भी आप लोग दे सकते हैं। और इसमें ये हमारा इंग्लिश मीडियम में जैसे स्टूडेंट सेंटर का है, तो आप लोग देख सकते हैं। एंड सेकंड है हमारा कि एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि एक्सप्लेन द को करिकुलर एक्टिविटीज सेंस ट्रेनिंग, फिजिकल एजुकेशन एंड आर्ट एंड क्राफ्ट। यानी कि हम लोग जो सेंस प्रशिक्षण हम लोग बोलते हैं, सेंस ट्रेनिंग की इंद्रिय प्रशिक्षण एंड फिजिकल एजुकेशन बोलते हैं शारीरिक शिक्षा। एंड थर्ड वन इज़ आर्ट एंड क्राफ्ट है, जिसको हम लोग कला कहते हैं। तो इसमें क्या है कि जो भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ सब शिक्षण क्रियाएं हैं उनको एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि व्यायाम जो किस में आ रहा है, हमारे फिज़िकल एक्टिविटीज़ में आ रहा है। फिज़िकल एक्टिविटीज़ को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। शारीरिक क्रिया में हमारे फर्स्ट क्या आता है कि एक्सरसाइज हैं, उसमें शारीरिक गतिविधियों में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम बच्चों को करवाते हैं। तो इसमें हमारे क्या है कि ग्रुप
एक्टिविटी है हमारे यहाँ, खेल हो सकता है, कोई भी प्ले एक्टिविटी, या हम लोग कह सकते हैं कि आलोचनात्मक सोच या सहयोग जैसे सॉफ्ट कौशल भी है, जिसमें हम लोग कोई भी कह सकते हैं कि स्टोरी फॉर्म में हम कोई एक्टिविटी बच्चे को करवा रहे हैं, उस तरह से करवा सकते हैं जिससे शारीरिक रूप से भी और इमोशनल तौर से, भावनात्मक रूप से भी बच्चा क्या है कहीं ना कहीं स्वस्थ रहता है, हेल्दी होने की उसकी संभावना रहती है। अब इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं हमारी, योगा है, और इसके बाद में जिम्नास्टिक है, एथलेटिक्स है, दौड़ना है, रेस लगाने की एक्टिविटी करवा सकते हैं, ध्यान है, मेडिटेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, राष्ट्रीय कैडेट कोर है एनसीसी, और इसके बाद में खेल प्रतियोगिताएं हैं, प्ले एक्टिविटीज़ हैं जिसमें गेम्स वगैरह हमारी आ सकते हैं। और इसके बाद में जो नेक्स्ट है हस्तकला या शिल्पकला, यानी कि आर्ट एंड क्राफ्ट। जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स का है कि हो सकता है कि आपने अगर अच्छे से नहीं पढ़ा, लेकिन जब आपको ये नाम दिया जाता है कौन कौन सी एक्टिविटीज़ किस किस इसमें आती है, आर्ट एंड क्राफ्ट में कौन कौन सी है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ कौन सी हैं, तो आप अपने आप से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग सभी कहीं ना कहीं अपने जीवन में इन एक्टिविटीज़ को करते आए हैं। अभी आर्ट एंड क्राफ्ट में हमारा क्या है कि कला और शिल्प में भाग लेने से व्यक्ति की क्या होती हैं, मानसिक हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रभाव है वो क्या पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अधिकांश छात्र क्या करते हैं, कला के माध्यम से क्या करते हैं, जो भी उनके इमोशंस हैं या जो भी चीज़ें वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अभिव्यक्त करना चाहते हैं, वो सीखते हैं उससे। जैसे स्केचिंग है, अभी आर्ट एंड क्राफ्ट में हमारे क्या आते हैं, स्केचिंग है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, या कोई भी हम लोग कह सकते हैं कि क्राफ्ट रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो सब हम लोग बच्चों में कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर सकते हैं, उन एक्टिविटीज़ के करवा सकते हैं, जिससे बच्चों में क्या होता है, अटेंशन पावर, एकाग्रता में सुधार होता है, और जो न्यू आइडियाज़ होते हैं, नए विचारों को सीखने में भी क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। अब इसमें कला और शिल्प आधारित गतिविधियाँ के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम लोग देखेंगे। फर्स्ट वन है कि गुड़िया बनाना, पोस्टर ड्राइंग हम लोग कह सकते हैं, स्केचिंग, पोर्ट्रेट हम लोग कह सकते हैं, और इसमें सर्पिल शिल्प है, फूलों की सजावट है, क्ले मॉडलिंग है, फोटोग्राफी है, एल्बम बनाना है, और इसके बाद में है कि टोकरी बनाना, कोलाज बनाना, ये सारी हम लोग एक्रेलिक पेंटिंग है, ये सब हमारे क्या आ रहे हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट में एक्टिविटीज़ हैं जो हम बच्चों को करवा सकते हैं। एंड इसके बाद में इंद्रिय प्रशिक्षण, इसमें हमारा क्या है, इंद्रिय आप सेंस ट्रेनिंग, मतलब कि सेंस ऑर्गन के माध्यम से हम बच्चों को क्या करते हैं, कहीं ना कहीं ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। सेंस ऑर्गन में हमारा क्या आ जाता है, जैसे बच्चे को हम लोग कह सकते हैं 5 सेंस ऑर्गन्स हैं कि हेयरिंग का है, टच क्या है, तो जो भी है देखना है, सुनना है, ये सारी चीज़ें हमारी क्या आ रही है 5 सेंस ऑर्गन में, स्किन है, वो सारी उसके माध्यम से हम बच्चे में क्या करते हैं, कहीं ना कहीं विकास करते हैं, जिसमें क्या है, आकार है, रंग, बनावट, ध्वनि, स्वाद, जैसे मैंने बोला कि आप लोग साउंड से भी बच्चे में कहीं ना कहीं हम लोग कहीं प्रशिक्षण दे सकते हैं। एंड इसके बाद में गंध है, और इससे क्या होता है, बच्चे की जो समझ है उसको बढ़ावा देने में भी क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। और संवेदी सेंस हम लोग कह सकते हैं कि डिवाइसेस भी हैं जिसका यूज़ कर सकते हैं, और गतिविधियां हैं तथा उसके साथ ही साथ सामग्री भी है, TLM है, जिसका यूज़ करते हुए बच्चों को क्या करते हैं, मैक्सिमम डेवलपमेंट को किया जाता है। तो ये इसी के साथ ही साथ हमारा इंग्लिश में भी दिया गया है। इसमें जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट का है, ये सारे आप लोग भी लिख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग खुद भी इन सब एक्टिविटीज़ को हमारे चाइल्डहुड पीरियड से करते आ रहे हैं। एंड नेक्स्ट है कि डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलर एक्टिविटीज़ है कि पाठ्यक्रम अनुकूलन के क्या क्या सिद्धांत हैं उनको लिखना है। अब इसमें क्या दिया गया है कि कोई भी अगर स्टूडेंट है उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं प्रिंसिपल में, कि रंगों का, ग्राफिक्स का, या फिर बड़े आकार के टेक्स्ट है, उसके साथ में क्या मुख्य जानकारी को उजागर करने के लिए सामग्री को
प्रस्तुति में संशोधन करना। यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल में क्या बोला गया है कि जब भी हम लोगों को लगता है कि जो दिव्यांगजन हैं या नॉर्मल बच्चे भी उनको पढ़ाना है, तो रंग है या ग्राफिक्स है, बड़े साइज़ के जो हम लोग कह सकते हैं कि फॉन्ट साइज़ है उसका यूज़ करना, और जो भी वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करना, उजागर करने के लिए क्या करते हैं, सामग्री में संशोधन करते हैं। एंड नेक्स्ट है कि अधिक दृश्य अभ्यासों के साथ गतिविधियों के प्रारूप का अनुकूल। अब कैसे कैसे करते हैं। फर्स्ट में तो हमने बड़े फॉन्ट साइज़ को, जैसे मैंने लास्ट इसमें बोला कि ग्राफिक्स का, ग्राफ का यूज़ किया। टेक्स्ट जो है हमारे वो बड़े आकार का हमारा फॉन्ट साइज़ रहेगा, और हमने बोल्ड अक्षर हम लोग कह सकते हैं, या हाईलाइटेड हमने जो वर्ड्स हैं उनका यूज़ किया, हाईलाइटेड हमने लाइंस को किया, जो भी मेन की पॉइंट्स रहते हैं। एंड इसके बाद में है कि अधिक दृश्य अभ्यासों के साथ में गतिविधियों के प्रारूप का अनुकूलन करना, और यहाँ तक कि अभ्यासों में की मात्रा और जटिलता को भी कम करना, कि जो भी हम लोग कह सकते हैं कंटेंट हमने लिया है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उसमें जो भी हमें लग रहा है कि कॉम्प्लेक्स, जो भी कठिन जो भी हमें लग रहा है कंटेंट है, उसको हम लोग इजी वे में कर सकते हैं। एंड एडेप्टेशन में हम लोग वीडियो का यूज़ कर सकते हैं। इंटरेक्टिव सामग्री, जो अभी अट्रैक्टिव हम लोग कह सकते हैं, आकर्षक सामग्री है, उसका यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए हम प्रौद्योगिकी मतलब कि ICT का यूज़ कर सकते हैं। एंड अधिक विस्तृत और समझने में आसान जानकारी प्रदान करने के लिए कथनों और अभ्यासों की परिभाषा में संशोधन को करना। एंड नेक्स्ट है आधिकारिक पाठ्यक्रम द्वारा स्थापित सीखने के लक्ष्य में संशोधन और छात्र के स्तर और ज़रूरतों के अनुसार समायोजन। जब भी हम कभी भी एडेप्टेशन करते हैं या फिर हम लोग मॉडिफिकेशन करते हैं, तो अकोमोडेशन करते हैं, या फिर जो हम लोग अभी समायोजन की बात करें, वो बच्चे के लेवल के अप्रोप्रिएट ही होता है। एंड ये हम लोग सब पॉइंट्स और भी हैं इसके, जिसको आप लोग देख सकते हैं। ईयरफोन का यूज़ करना, या फिर हम लोग कह सकते हैं चश्मा, केन है, ये सब चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हैं। जिन बच्चों को चलने में दिक्कत आ रही है, जिनको देखने में दिक्कत आ रही है, उनको आप चश्मे का यूज़ कर सकते हैं। अब इसके साथ में ये इंग्लिश में भी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव कॉम्प्रिहेंशन थ्रू वीडियोज़, इंटरेक्टिव कंटेंट्स का है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके अलावा मैं नोट्स को आप लोगों को वैसे भी टेलीग्राम चैनल लिंक में आपको इन द एंड ऑफ माई क्लास आप लोगों को मैं बता दूंगी। एक्सप्लेन द नीड ऑफ UDL, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, यानी कि सीखने के लिए वैश्विक ढांचा, इसकी क्या आवश्यकताएं हैं वो हम लोग करेंगे। अब इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनमें सक्रिय दृष्टिकोण प्रत्येक विद्यार्थी के लिए योजना बनाने का समर्थन करता है। कि जो UDL है वो क्या करता है कि पॉजिटिव अगर हमारा एटीट्यूड है, तो उसके थ्रू हम कह सकते हैं जो भी स्टूडेंट है उसके लिए प्लान करता है कि हर बच्चे के लिए इंडिविजुअलाइज्ड हम लोग कह सकते हैं कि योजना बनाई जाए और पॉजिटिव एटीट्यूड रखा जाए। एंड इसी के साथ ही साथ छात्रों के लिए अपने ज्ञान को पूरी तरह से अधिक, यानी कि जो भी टीचर बच्चों के लिए टॉपिक को, कोई भी कंटेंट को डिलीवर करता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि अपने पूरे ज्ञान, जो भी ज्ञान है उसको पूरी तरह से अधिक सटीकता से प्रदर्शन करने के लिए बेहतर अवसर प्रदान करता है UDL। एंड नेक्स्ट है जो छात्र अधिक आत्म जागरूक हैं उन्हें जानकार विद्यार्थी बनाते हैं, यानी कि जो सेल्फ हम लोग कह सकते हैं कि अवेयरनेस रखते हैं, ऐसे बच्चे जो हैं UDL के माध्यम से और ज़्यादा जानकारी, इन्फॉर्मेशन को वो ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट है कि शिक्षण और सीखने के स्थानों में बेहतर पहुंच, यानी UDL के माध्यम से क्या रहता है कि जैसे लाइब्रेरी में है, तो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे स्थानों में बच्चा क्या इजीली पहुंच सकता है, समावेशन, इंक्लूजन किया जा सकता है। बच्चों में विभिन्न प्रकार की सीखने की शैलियाँ
ताकतें, कमजोरियाँ, ज़रूरतें इत्यादि होती हैं। यानी कि हर बच्चे का सीखने का स्टाइल या स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस रहती है, नीड्स हैं, तो वो हर बच्चे का अलग अलग होता है और उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन प्रदान करने में भी हेल्प मिलती है। अब इसमें है कि यूडीएल पाठों में लचीलेपन और परिवर्तनशीलता को भी शामिल करता है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है यूडीएल में, यूडीएल के माध्यम से, और कहीं ना कहीं हम चेंजेस भी ला सकते हैं जिससे हर बच्चे की नीड को क्या है इजीली पूरा किया जा सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे और इसी के साथ में ही अब ये इंग्लिश में है इसके, तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो वो इंग्लिश में देख सकते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा कि एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेजेस एज पर NEP, कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग भाषा की हम लोग कह सकते हैं कि क्या इम्पॉर्टेंस है, महत्वता है। तो फर्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो बेहतर जुड़ाव, यानी कि जो छात्र अपनी मातृभाषा में सीखते हैं वो कहीं ना कहीं सीखने की जो प्रोसेस है उसमें और ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि सामग्री को अधिक प्रभावी ढंग से समझ सकते हैं। और जब भी हम लोग अगर हम लोग महात्मा गांधी जी की बात करते हैं तो महात्मा गांधी जी के भी अनुसार क्या बोला गया था कि बच्चे को जो भी शिक्षा दी जाए वो उसकी किस में होनी चाहिए, मातृभाषा में प्रोवाइड की जाए, सो दैट बच्चे ईजिली स्कूल जो है एजुकेशन को ले सके और इससे रिजल्ट जो होते हैं वो भी पॉजिटिव आते, बेहतर परिणाम आते हैं और स्कूल को छोड़ने की जो हम लोग कह सकते हैं रेंज या दर है वो भी क्या हो जाती, कम हो जाती है। अब अगर हम भाषा की बात करते हैं अपने, तो इसमें बेहतर संज्ञानात्मक विकास की हम लोग कह सकते हैं कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास को कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वो भी बहुत बेहतर तरीके से होता है जब हम मातृभाषा में बच्चों को ज्ञान देते हैं उसके माध्यम से। एंड नेक्स्ट है सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, जो भी हमारा कल्चर हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारी विरासत है सांस्कृतिक, उसको भी क्या होता है कि मातृभाषा से बढ़ावा मिलता है और संरक्षण होता है कहीं ना कहीं। एंड नेक्स्ट है संचार कौशल में भी सुधार, कम्युनिकेशन स्किल में भी इम्प्रूवमेंट होता है। जब बच्चा मातृभाषा में अपने कम्युनिकेशन करता है तो बेहतर संचार करता है और ज़्यादा बेहतर हम लोग कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने में कहीं ना कहीं क्या मिलता है, उसको हेल्प मिलती है। क्योंकि जब हम लोग अपने मातृभाषा में बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा हम लोग अपने आप को कंफर्टेबल पाते हैं, सहज पाते हैं और हम लोग कहीं ना कहीं क्या कोई भी हमें लग रहा है कि भाषा की बारीकियां तो उसको और अच्छे तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। अभी इसके बाद में नेक्स्ट है शिक्षक छात्र संबंध में भी सुधार। जो शिक्षक मातृभाषा में पढ़ाते हैं छात्र, उनसे हम लोग कह सकते हैं कि छात्र बेहतर तरीके से उनसे जुड़ पाते हैं क्योंकि वो अधिक प्रभावी ढंग से संवाद कर पाते हैं और बच्चों की जो भी ज़रूरतें हैं उनको अच्छे से पूरा कर पाते हैं। तो ये इंग्लिश में इसके पॉइंट्स दिए गए हैं। सभी स्टूडेंट्स की जो भी नीड्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए हिंदी और इंग्लिश में मैं जो आज की क्लास लेकर के आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम के हैं और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है कि मैम आप इंग्लिश में कराएं, और जब इंग्लिश में कराती हूँ तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनका मानना रहता है कि मैम आप हिंदी में कंटेंट को लेकर के आएँ, इसीलिए बाइलिंगुअल करवा रही हूँ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द करिकुलर नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट, यानी कि हम बात करते हैं कि जो श्रवण क्षति से ग्रसित बच्चे हैं उनकी क्या पाठ्यक्रम आवश्यकताएं हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट जो कोर्स करें हेयरिंग इम्पेयरमेंट वो बहुत अच्छे से जानते भी हैं स्टूडेंट, क्योंकि वो देखते हैं बच्चों को प्रैक्टिकल वे में भी। तो इन बच्चों को जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट से ग्रसित बच्चे जिनको सुनाई नहीं देता है तो उन बच्चों के लिए हम लोग कह सकते हैं कि जो उनकी आवश्यकताएं हैं उसमें हमारे क्या क्या ये रहते हैं।
तो श्रवण बाधित शिक्षक बच्चों को क्या है, मानदंडों के पालना करने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाबद्ध प्रयास करने पड़ते हैं, जिसमें समझकर सुनना, लिखित प्रतीक हम लोग कह सकते हैं कि साइन जो रिटन फॉर्म में हो वो देना, और इसके बाद में हम लोग कह सकते हैं कि अनुभव के माध्यम से तर्क क्षमता को विकसित करने का प्रयास करें। जो भी हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के साथ काम कर रहे हैं उनको चाहिए कि वो क्या करें कि उनकी जो भी रैशनल थिंकिंग है उसको विकसित करने का विकास करें। अवधारणा अब निर्माण के लिए यानी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के लिए क्या है, यथार्थवादी अनुभव कराएं, मतलब जो भी हम लोग कह सकते हैं कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस हैं उनको प्रोवाइड किया जा सके। और नेक्स्ट है कि उनकी अभिव्यंजक भाषा यानी कि हम लोग बोलकर या लिख करके संवाद करने के उनको अवसर प्रोवाइड करें। एंड अवधारणा को मनोरंजन और रोचक तरीके से पढ़ाने का प्रयास करें। ऐसा नहीं है कि बहुत सिंपल से वे में आप पढ़ा रहे हैं, ट्राई करें कि आप उसको मनोरंजन तरीके से करें, मनोरंजक तरीके से, सो दैट वो इंटरेस्ट बच्चे का बने किसी भी एक्टिविटी को करने में। प्रतिक्रिया पाने के लिए लंबे समय तक निरंतर प्रयास की आवश्यकता है, क्योंकि परिणाम तुरंत नहीं मिलते। जब भी हम लोग रिज़ल्ट देखते हैं तो बहुत सारे बारी ऐसा होता है कि टीचर्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैंने जब करवाया तो बच्चा इमिडिएटली मेरे को रिज़ल्ट पॉजिटिव दे दे, बट इसके लिए क्या है, जो जब हम दिव्यांगजनों के साथ काम करते हैं तो रिज़ल्ट तुरंत नहीं मिलते हैं, थोड़ा हमें पेशेंस को बनाए रखना पड़ता है। बस छोटे छोटे कार्य और निर्देशित गतिविधि आधारित वास्तविक पाठ को, मतलब जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो हम लोग बहुत बड़ा टास्क एक बारे में नहीं दें, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में दें। और विशेष पाठ में जटिल शब्द का अर्थ, मतलब जो भी हमें लग रहा है कि कोई हमने बच्चे को चैप्टर कराया तो उसमें से हम लोग जो भी हार्ड वर्ड्स हैं उसके मीन को भी, मतलब उसके अर्थ को भी खोजें। बोलते और लिखते समय जटिल वाक्य से बचने का प्रयास करें, यानी कि जब भी हम बच्चों के लिए बोलते हैं या इंस्ट्रक्शंस को देते हैं तो हमें कोई भी हार्ड वर्ड का यूज़ नहीं करना है। एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ से बचने का प्रयास करें। उचित सहायता से कार्य सिखाएं। नेक्स्ट है कि यथासंभव दृश्य सामग्री का उपयोग करें। जब भी क्लास लेते हैं तो अधिक बोलने से बचना है। उचित ध्वनि स्तर के साथ सही उच्चारण करें, क्योंकि जब बच्चों को सुनाई नहीं देता है, आप धीमी गति से बोलेंगे तो बच्चों को कहीं ना कहीं और दिक्कत होगी सुनने में। तो जब भी बोले तो आपको हाई पिच में बोलना है और क्लियर बोलना है, सो दैट बच्चे सुन पाए। बिना समझे कार्य को पूरा करने की जिद ना करें। तो ये तो हमारा हिंदी में था, और ये इसी के साथ में इंग्लिश में हमारे पॉइंट्स हैं। राइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल बाइलिंगुइज्म, कि अभी द्विभाषा शिक्षा के हम लोग कह सकते हैं कि क्या महत्वता है, वो आप लोग इसमें देख सकते हैं। सारे पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही दिए गए हैं। इससे पहले तो हमने शॉर्ट क्वेश्चंस को किया जो 10 क्वेश्चंस थे। अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे 8 या 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले है कि एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ करिकुलम प्लानिंग। सभी स्टूडेंट्स को अगेन मैं क्लियर करना चाहूँगी, वैसे मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस को लेने की कोशिश की है कि आपकी हर यूनिट से आपके क्वेश्चंस को लिया जा सके। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ करिकुलम प्लानिंग, यानी कि पाठ्यक्रम योजना के क्या क्या चरण हैं उसको हम लोग करेंगे। सबसे फर्स्ट है कि आवश्यकताओं का आंकलन करना, आइडेंटिफिकेशन, या हम लोग कह सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशन या असेसमेंट ऑफ नीड। आंकलन की बात की है तो इंग्लिश में कि असेसमेंट ऑफ नीड्स, कि बच्चों की क्या नीड्स हैं, जो भी स्टूडेंट हैं उनकी क्या नीड है, उनकी क्या करंट हम लोग कह सकते हैं नीड्स हैं, या फिर फ्यूचर के लिए उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, उन सब को जानना। और इसमें स्टूडेंट
जो टीचर्स हैं, पेरेंट्स, अभिभावक हैं या अन्य हम लोग कह सकते हैं स्टेक होल्डर्स हैं, हितधारकों को बोलते हैं, तो इनके माध्यम से हम लोग जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनकी आवश्यकताओं को और लक्ष्यों और उद्देश्यों को समझने के लिए क्या करते हैं, जानकारी को हासिल करते हैं। एंड सेकेंड है लक्ष्य और उद्देश्य, कि हमने नीड्स को जान लिया, उसके बाद में हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें क्या गोल्स, हम लोग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हम लोग कहते हैं, गोल्स हम लेते हैं जिसमें एम एंड ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड पॉइंट है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, जो मैं आपको इंग्लिश में भी आगे दिखाऊंगी। अब जो भी हमने बच्चे से संबंधित इन्फॉर्मेशन ली, उसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे कि बच्चे के जो भी हम लोग कह सकते हैं कि लक्ष्य क्या क्या निर्धारित करने हैं, उसको हम लोग बच्चे के लिए क्या करते हैं, उन लक्ष्य को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम को डिज़ाइन करते हैं, जिसमें कम्युनिटी की नीड्स को भी और बच्चे की जो पाठ्यक्रम संबंधी नीड्स हैं उसको भी हम लोग उससे संबंधित एक्टिविटीज़ को लेते हैं। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम का डिज़ाइन करना, कि डिज़ाइन किसका करना है, तो डिज़ाइन करिकुलम, DESIGN करिकुलम, डिज़ाइन करिकुलम। अब हमने जब एक्टिविटीज़ को सेलेक्ट कर लिया कि हमें ये एक्टिविटीज़ को लेना है, तो उनको हमने क्या करना, उन उद्देश्यों को हम लोग तार्किक और सार्थक तरीके से क्या करेंगे, अरेंज भी करेंगे उन एक्टिविटीज़ को और पाठ्यक्रम को तैयार करेंगे। एंड नेक्स्ट है हमारा कार्यान्वयन, कि इम्प्लीमेंटेशन, कार्यान्वयन का मतलब होता है इम्प्लीमेंटेशन, कि जो भी हमने पाठ्यक्रम में एक्टिविटीज़ को लिया है उनको क्या करेंगे, हम लागू भी करेंगे, उनको हम बच्चे को सिखाएंगे भी। एंड नेक्स्ट है मूल्यांकन, कि हम लोग बच्चे का इवैल्यूएशन करेंगे। मैंने बच्चे के लिए पाठ्यक्रम को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया नीड्स को विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स, टीचर्स या फिर कम्युनिटी मेंबर्स। एंड आफ्टर दैट मैंने क्या किया, बच्चे के लिए एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को निर्धारित किया और उनको अरेंज किया और पाठ्यक्रम को डिज़ाइन किया। पाठ्यक्रम को डिज़ाइन करने के बाद मैंने कार्यान्वयन, कि उनको इम्प्लीमेंट किया और फिर मूल्यांकन किया, कि मैंने इवैल्यूएशन भी किया कि क्या क्या मेरा जो मैंने सिखाया है, क्या रिज़ल्ट आया, उस पाठ्यक्रम की क्या स्ट्रेंथ है या क्या वीकनेसेस हैं, उस सब को भी हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। एंड संशोधन में हम लोग कहते हैं कि अब हम लोग देखते भी एनालिसिस करते हैं कि क्या क्या हम लोग कह सकते हैं कि रिज़ल्ट आया, अगर सही पॉजिटिव रिज़ल्ट आया दैट विल बी ओके, अगर नहीं आया तो उसमें क्या और एड ऑन कर सकते हैं जिसके माध्यम से पाठ्यक्रम और बेहतर तरीके से बनाया जा सके, उसके लिए संशोधन भी करते हैं। तो दीज आर द मेनली पॉइंट्स जो आप लोग लिख सकते हैं, स्टेजेस हैं, जैसे इसमें नीड्स असेसमेंट है, सेकंड है सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, थर्ड है डिज़ाइनिंग द करिकुलम, एंड फोर्थ है इम्प्लीमेंटेशन, फिफ्थ है इवैल्यूएशन, एंड सिक्स्थ है रिवीजन, सेवेंथ है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिवाइज्ड करिकुलम, यानी जो भी रिवाइज्ड करिकुलम है उसका भी हम लोग क्या करते हैं, अगेन उसको कार्यान्वयन करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं इन द क्लासरूम, जो भी बच्चे होते हैं उनके ऊपर। एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट द नीड्स ऑफ करिकुलम एडेप्टेशन एंड प्री स्कूल लेवल, यानी पूर्व हम लोग कह सकते हैं स्कूल लेवल पर पाठ्यक्रम अनुकूलन का क्या महत्व होता है, उसको हम लोग करेंगे। नेक्स्ट है राइट द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन। आप लोगों को अगर और ज़्यादा डिटेल में जाना है तो नोट्स ऑलरेडी आप लोगों को टेलीग्राम पे भेजे गए हैं सब्जेक्ट से संबंधित, वहाँ से भी इन सब क्वेश्चंस को आप लोग कर सकते हैं। कि हम लोग अगर बात करते हैं कि जो रचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन है और समेटिव जो हम लोग बात करते हैं कि योगात्मक मूल्यांकन है, उसमें क्या भिन्नता है। निर्माणात्मक अगर मूल्यांकन की बात करते हैं तो सीखने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है, कि जब भी टीचर बच्चे को पढ़ा रहा है तो उस दौरान में क्या किया जाता है, जो फॉर्मेटिव हम लोग कह सकते हैं कि मूल्यांकन का यूज़ किया जाता है। एंड रचनात्मक हम लोग कहते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि मूल्यांकन प्रकृति में विकासात्मक होता है। इस मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की शिक्षा और शिक्षक के शिक्षण में बेहतर शिक्षण में सुधार हेतु करना होता है। नेक्स्ट है आमतौर पर निर्मित जो शिक्षक निर्मित परीक्षणों का उपयोग है इस उद्देश्य के लिए किया जाता है।
एंड फोर्थ है कि परीक्षण आइटम सीमित सामग्री के लिए ही तैयार की जाती है। एंड इससे यह जानने में मदद मिलती है कि शिक्षण उद्देश्यों को किस हद तक हम लोग कह सकते हैं कि हासिल या प्राप्त किया जा सकता है। एंड इसमें और भी पॉइंट्स दिए हैं, जैसे यह शिक्षक को तरीकों के जो भी शिक्षक के तरीके हैं उसमें संशोधित करने के लिए, उपचारात्मक कार्य को निर्धारित करने में और फीडबैक प्रोवाइड करने में भी क्या होता है, हेल्प मिलता है। एंड इस मूल्यांकन में केवल कुछ ही कौशलों का परीक्षण किया जाता है। सारे जो स्किल्स हैं उनका परीक्षण टेस्ट नहीं किया जाता है, कुछ ही रहते हैं। यह एक सतत और नियमित प्रक्रिया है। हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, बार बार हम लोग कह सकते हैं कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस रहता है, जो एक सिस्टमेटिक वे में हम लोग करते हैं। यह मूल्यांकन को एक प्रक्रिया मानता है। मूल्यांकन को क्या मानता है, प्रक्रिया मानता है। दिस इज़ माई चैनल नेम। जो भी डिप्लोमा के D.Ed, B.Ed, M.Ed लेवल के स्टूडेंट्स हैं, वेदर HI, VI, IDD के स्टूडेंट्स हैं, उन सबको नोट्स को यदि पाना है तो टेलीग्राम चैनल को प्लीज़ ज्वाइन करें और क्लासेस के लिए यूट्यूब चैनल को आप लोग ज्वाइन करें। अभी तक जिन्होंने जो भी हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन को लिखना आई थिंक मैं भूल गई। डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है और टेलीग्राम चैनल है, तो नोट्स के लिए आप लोग उसको फॉलो कर लीजिए। आप लोगों को जितने भी नोट्स हैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेंगे और जो यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से आप लोगों को क्लासेस अवेलेबल होंगे। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।